नमस्कार, राधे राधे। आज हम सभी पढ़ेंगे 7 जनवरी का करंट अफेयर। ठीक है, चलिए तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अपने जो लक्ष्य है उसके प्रति निरंतर बढ़ते रहें। भले ही आप थोड़ा थोड़ा बढ़ें रोज। ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यू बहुत सारा आपने सोच लिया कि नहीं हम 15 घंटे पढ़ेंगे, 12 घंटे पढ़ेंगे, 7 घंटे पढ़ेंगे। नहीं, कोई ऐसा इशू नहीं है। पर नियमित एक जो चीज़ है, नियमित बने रहें। भले आप 2 घंटे पढ़ें, 3 घंटे पढ़ें, 4 घंटे पढ़ें, पर वो पढ़ें, वो नियमित पढ़ें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 4 दिन पढ़ लिए फिर छोड़ दिया। उससे क्या होगा ना, आपका पढ़ाई से मन उठ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कंटिन्यू पढ़ें। ठीक है, तो भले आप 1 घंटे पढ़ें, 2 घंटे पढ़ें, और धीमे धीमे अपने टाइमिंग को बढ़ाएं, जिससे आप वही है कि 2024 में पार होना है, वो चीज़ याद रखना है। ठीक है, चलिए तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? विश्व युद्ध अनाथ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। 5 जनवरी, 6 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी। बताइए क्या पूछा जा रहा है? विश्व युद्ध दिवस जो है, अनाथ दिवस जो है, वो कब मनाया जाता है? इसका जो आंसर है वो है 6 जनवरी। क्या है इसका आंसर? 6 जनवरी से ये मनाया जाता है। 6 जनवरी को ये मनाया जाता है। क्या है? विश्व युद्ध अनाथ दिवस। ठीक है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस। देखिए, इसका उद्देश्य आपको शायद समझ में आ रहा हो। जो युद्ध होते हैं ना, ठीक है, तो उससे जो माताओं के बच्चे होते हैं, ठीक है, माताओं और जो बच्चों पे जो प्रभाव पड़ता है, ठीक है, उनका स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, शिक्षा का प्रभाव पड़ता है। मतलब कहीं ना कहीं उनका कितनी हानि होती है। ठीक है, किसी भी युद्ध में जन धन की हानि होती है। तो इस पर विशेष ध्यान दिया गया कि जो बच्चे हैं वो अनाथ हो जाते हैं, स्वाभाविक सी बात है। माताओं और बहनों पर भी बहुत अत्याचार होता है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी स्थिति से पिछड़ जाते हैं। तो उनको सही तरीके से उनका जागरूक करना, उनको बताना क्या क्या कैसा, उनको एक सहयोग का अपने तरफ से प्रदर्शन करना, तो ये चीज़ें इस दिन की जाती हैं। क्या है? विश्व युद्ध अनाथ दिवस, जो हम कब मनाते हैं? 6 जनवरी को मनाते हैं। देखिए, ये जो यूनिसेफ की एक रिपोर्ट है, यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार किसी भी युद्ध में 210 मिलियन बच्चे जो हैं वो अनाथ हो जाते हैं। ठीक है, किसी भी युद्ध में, या किसी भी, मतलब ये बहुत बड़ा आंकड़ा है ना, 210 मिलियन। मतलब जैसे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो इसके दौरान कितने, मतलब कितने लोग, बच्चे अनाथ हुए थे, कितनी माताएं अपने पति से बिछड़ गई थी। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। तो हमने किसकी किसकी बात करी अभी? यूनेस्को। किसकी बात करी? यूनेस्को। देखिए, यूनेस्को, देखिए मैं आपको बताती हूँ, रुकिए, इसमें पता नहीं खुलेगा कि नहीं, एक मिनट रुकिएगा। चलिए यहीं बता देती हूँ। ठीक है, हाँ, देखिए अभी मैंने किसकी बात करी? सॉरी, यूनेस्को नहीं, यूनिसेफ। ठीक है, यूनिसेफ। ठीक है, किसकी बात करी मैंने? यूनिसेफ। यूनिसेफ ने ये बताया है कि 210 मिलियन बच्चे जो हैं वो अनाथ हो जाते हैं, और उनकी, स्वाभाविक सी बात है, अनाथ हो गए तो उनकी शिक्षा पर प्रभाव पड़ेगा, स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए, हम हमारे साथ में हमारे जब हमने बात करी तो हमें क्या मिला? यूनिसेफ। तो यूनिसेफ होता क्या है भाई, हम ये भी जान लें उसी के साथ साथ। तो यूनिसेफ जो है, संयुक्त राष्ट्र, आप सभी जानते हो। देखिए, अभी धीमे धीमे चलते जाइए, मैं आपको पूरा सब कराऊंगी। जो संयुक्त राष्ट्र जो है, यूनाइटेड नेशन, उसके तहत जो है संगठन बनाए गए थे, बहुत सारे संगठन है। जैसे आपने सुना हो, जैसे एक तो ये यूनाइटेड नेशन के तहत, किसके तहत? संयुक्त राष्ट्र के तहत हमने बहुत सारे संगठन बनाए हैं। संयुक्त राष्ट्र, जिसको हम बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र और यूनाइटेड नेशन, ठीक है, उसका जो मुख्यालय है वो अमेरिका, न्यूयॉर्क में है। ठीक है, और उसकी जो स्थापना है 1945 में हुई थी। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये स्थापना हुई थी। कि देखना भाई, मतलब हम पूरे, ये वैश्विक स्तर पर काम करने वाली संस्था है। वैश्विक स्तर यानी विश्व लेवल पर ये काम करने वाली संस्था है। कहाँ पर अगर विकास नहीं हो रहा वहां पर विकास करना, जहाँ पर स्वच्छता नहीं हो रही वहाँ स्वच्छता का आपको प्रस्ताव रखना, और जो बीमार पड़ रहे हैं उसको बीमारी को कम करना, टीकाकरण करना, बहुत सारे उद्देश्य हैं। मतलब बहुउद्देशीय ये संस्था है। तो उसी के तहत हमने, किसके तहत? संयुक्त राष्ट्र के तहत बहुत सारे संगठन बनाए गए हैं। बहुत सारे संगठन बनाए गए हैं, जैसे आपने सुना हो WHO। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपने सुना है। ठीक है, जैसे मैंने अभी ये बोल दिया, यूनिसेफ, ये चीज़ें जो है, विश्व बैंक जो हो गया, बहुत सारी ऐसे जो संगठन है, आपने नाम सुना होगा, यूनेस्को का नाम सुना होगा। ये सब जो है संयुक्त राष्ट्र के तहत संगठन बनाए गए हैं। ठीक है, तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? यूनिसेफ की। किसकी बात कर रहे हैं? यूनिसेफ। देखिए, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन
इंटरनेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रंस 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 इमरजेंसी एक मिनट रुकिएगा, इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड, इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि यूनाइटेड नेशन, आप सभी को समझ में आ गया कि ये किसके तहत चलने वाली संस्था है? संयुक्त राष्ट्र के तहत चलने वाली संस्था है यूनाइटेड नेशन, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन, ठीक है। तो उसके तहत चलने वाली, इसके फुल फॉर्म से ही हम देख लेते हैं ये कार्य क्या करता है। इंटरनेशनल, स्वाभाविक सी बात है, वैश्विक स्तर पर, जैसे मैंने आपको बताया, वैश्विक स्तर पर काम करने वाली संस्था, ठीक है। और चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, तो मतलब जो बालकों को, शिशुओं को, ठीक है, जो बालकों को जो प्रॉब्लम आती है, ठीक है, उनकी उनकी शिक्षा पर ध्यान रखना, उनके पोषण पर ध्यान रखना, ठीक है, अब सर्वांगीण विकास करना इसका उद्देश्य है। और इमरजेंसी केस में जब उनको उनका विकास करना, स्वाभाविक सी बात है, पैसे की आवश्यकता होती है, तो कहीं ना कहीं ये फंड प्रोवाइड कराती है। कौन कराती है? यूनिसेफ, ठीक है, यूनिसेफ। इसका आपने फुल फॉर्म देख लिया। अब ये देख लीजिए, इसको बनाया कब गया था? इसको बनाया गया था 1946 में। कब बनाया गया था? 1946 में इसको बनाया गया था। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसको बनाया गया था। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 1945 में, ये आप याद रख लीजिए। और संयुक्त राष्ट्र के तहत ही हमने बनाया था, क्या बनाया था? यूनिसेफ। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 1946 में, 1946 में। और इसका जो मुख्यालय है वो भी आपको देख लीजिए, मुख्यालय कहाँ है इसका? मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका, न्यूयॉर्क, ठीक है। कहाँ है? न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में इसकी मुख्यालय है, ठीक है। किसका मुख्यालय है? यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क जो है वो अमेरिका में है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है भाई, इसका काम एक बार और उद्देश्य अच्छे से समझ लीजिए कि इसकी जो स्थापना है 1946 में हुई थी, ठीक है। और ये जो इसका जो उद्देश्य है, उसका उद्देश्य एक सिंपल सा उद्देश्य रखा गया। देखिए, जब इसकी स्थापना हुई थी 1946 में, तब तो इसका उद्देश्य सिंपल सा एक उद्देश्य था कि जब हमारा द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, ठीक है, 1939 से 1945 तक जो युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, उसके अंत में जब देखा गया तो माताओं और जो शिशु हैं उनकी शिक्षा और हर चीज पर ध्यान रखना, क्योंकि युद्ध हुआ था तो बहुत सारी विधवाएं हो चुकी थी, बच्चे अनाथ हो गए थे, तो उनके पालन पोषण के लिए, उनको देखने के लिए हमने ये संस्था बनाई गई थी 1946 में। पर हुआ क्या? फिर हुआ यूं कि फिर इसको व्यापक रूप में प्रस्तुत किया गया। कब? 19 1950, ठीक है। कब किया गया? 1950 में इसका उद्देश्य व्यापक किया गया। अब व्यापक जो किया गया उसका क्या है भाई? देखिए, 1950 में हमने यूनिसेफ का क्या कर दिया उद्देश्य, कि अब ये वैश्विक स्तर पर हमेशा के लिए ऐसा काम करेगी कि माताओं के लिए और चिल्ड्रंस, बच्चों के लिए जो है वो शिक्षा, पोषण, हर तरीके के टीके लगवाना, ये सब मतलब काम करेगी वैश्विक स्तर पर हमेशा के लिए। पहले तो हमने द्वितीय विश्व युद्ध के लिए किया था, फिर 1950 में हमने देश इसका व्यापक कर दिया, ठीक है, और व्यापक कर दिया। अब देखिए, इसमें बहुत सारे देश, स्वाभाविक सी बात, जुड़े होंगे। तो हमारा जो भारत है, हमें तो भारत से मतलब है, तो ये भारत के साथ साझेदारी कब हुई थी? 1949 में भारत यूनिसेफ से जुड़ा था। किससे कब जुड़ा था? कब जुड़ा था? 1949 में, ठीक है, 1949 में यूनिसेफ से भारत जुड़ा था, ठीक है, यूनिसेफ से भारत जुड़ा था। और सबसे पहले जब इसका कार्यालय बनाया गया भारत में, वो कब बनाया गया? नई दिल्ली में बनाया गया 1952 में, ठीक है, 1952 में नई दिल्ली में इसका कार्यालय बनाया गया, ठीक है, नई दिल्ली में, नई दिल्ली में इसका कार्यालय बनाया गया 1952 में, ठीक है। अब देखिए, इसकी भूमिका मैं आपको अच्छे से बता दे रही हूँ एक बार। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, यूनाइटेड नेशन, उसकी स्थापना हुई थी 1945 में। उसी के तहत हमने क्या बनाया? यूनिसेफ। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 1946 में, ठीक है, 1946 में। अब ये स्थापना हो गई थी, हमने विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाया था। इसका फुल फॉर्म आपको पता ही है। और 1950 में इसका जो उद्देश्य है वो व्यापक कर दिया गया। फिर हमारा जो भारत है, वो हम भारत के संदर्भ में बात करें, क्योंकि हमको और देशों से तो मतलब है नहीं, बहुत सारे देश
इससे जुड़े हुए हैं, पर हमारा जो भारत है वो कब जुड़ा इससे? 1949 में इससे भारत जुड़ा, और फिर हमारी नई दिल्ली में इसका कार्यालय बनाया गया 1952 में, वो भी कहाँ पर? नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में। और इसका आपको पता ही है उद्देश्य, मैंने आपको बता ही दिया है, वैश्विक स्तर पर काम करने वाली संस्था है। इसको आप विशेष याद रखें, अलग से लिख लें, जैसे जैसे कोई कोई ये नाम आएंगे ऐसे ऐसे मैं आपको बताती जाऊंगी। और एक दिन मैं आपको संयुक्त राष्ट्र पूरा पढ़ाऊंगी। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत ही ये संगठन है, जैसे मैंने आपको ये पढ़ा है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, WHO, विश्व बैंक, यूनेस्को, यूनिसेफ, ये सब जो चीजें हैं ये संगठन है, यूनाइटेड नेशन के संगठन है। मैं और आपको डिटेलिंग से पूरा बताऊंगी। चलिए, इस क्वेश्चन को आप आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, और एक बार और सुन लीजिए, इसको जो है, स्वाभाविक सी बात है, ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो इनको 1965 में नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है, 1965 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण करेगा? इसके ऑप्शंस आपके सामने है, गुजरात, केरल, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। बताइए इसका आंसर क्या है भाई? देख, क्या पूछा है? भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन, क्या पूछा जा रहा है? पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये आंसर आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। एक मिनट में इसमें देखूं, इमेज डली है शायद, आई थिंक इमेज नहीं डली है। चलो कोई बात नहीं, मैं सोच रही थी इमेज डली होगी। चलिए, हाँ, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण किया है? मतलब पनडुब्बी के साथ जो है पर्यटन किया जाए। पर्यटन जो है, किसी भी राज्य में पर्यटन जो होता है, जैसे पर्यटन कुछ देखने, बहुत अच्छी विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है, ठीक है, ऐतिहासिक विरासत है, तो कहीं ना कहीं पर्यटक पर्यटक जो है वो पर्यटन के लिए किसी भी राज्य में या कहीं पे भी जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी होती है। तो हमने वो पर्यटन में पनडुब्बी को ऐड किया। किस राज्य ने किया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका जो आंसर है वो है गुजरात। क्या है इसका आंसर? गुजरात, ठीक है। कहाँ पर है? गुजरात। गुजरात जो है वो पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण कर रहा है। अब जो पर्यटन होगा वो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, द्वारिका में जो गुजरात है वो द्वारिका, ठीक है, आप सभी ने देखा होगा, द्वारिका जी, तो वो समुद्र है बहुत बड़ा, तो उसमें पनडुब्बी के साथ आपको पर्यटन किया जाएगा, मतलब आपको ये सुविधा दी जाएगी कि वो पनडुब्बी के अंदर आप देख सकते हैं समुद्र के अंदर कि क्या क्या कैसा है। और आप सभी जानते हैं कि कितनी सारी कृत कृष्ण जी से जो द्वारिका का नाम जुड़ा है, तो उससे कितनी महत्ता है, ठीक है, द्वारिका जी की जो महत्ता है बहुत अलग है, ठीक है। आप सभी जानते हैं भेट द्वारिका, जो बीच में एक टापू है, ठीक है, उससे जो नौकायान किया जाता है साथ में, है ना, ऐसा बोलते हैं कि सुदामा जी और वो वहां पर मिले थे, है ना। और ऐसा भी बोला जाता है कि मीराबाई, और वहां पर अंत समय में मीराबाई ने वहीं पे उपासना की थी, मतलब ऐसी मान्यताएं हैं, ठीक है। और कृष्ण जी बहुत लंबे समय तक वहां पर रहे थे भेट द्वारिका में, ठीक है, बीच में समुद्र के बीच में एक टापू है, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये गुजरात जो पर्यटन है, जो उसमें क्या ऐड किया, पनडुब्बी पर्यटन को ऐड किया गया है। चलिए, देखिए, किसके साथ समझौता हुआ है गुजरात? ये पनडुब्बी जो बनाई है, मैंने आपको 2-3 बार पढ़ा दिया है, मझगांव डाक शिप, ठीक है, मझगांव डाक जो लिमिटेड है, मैंने आपको बताया है, ये मैं पहले भी पढ़ाया है कि ये जो मझगांव डाक शिप लिमिटेड जो है, ये यानों का निर्माण करती है, ठीक है। तो पनडुब्बी वो है, वो किसकी सहायता से बनाई है, मतलब किस कंपनी के द्वारा बनाई गई है? मझगांव डाक लिमिटेड, ठीक है, उसके द्वारा बनाई गई थी, और गुजरात सरकार उसके साथ समझौता था। मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया ये क्वेश्चन। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छ स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का निर्देश दिया? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल। बताइए इसका आंसर क्या है? क्या पूछा जा रहा है, राज्य सरकार, किस राज्य सरकार द्वारा स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन, क्या है, हरित हाइड्रोजन नीति लागू की है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका जो आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। इसका क्या आंसर है? उत्तर प्रदेश। देखिए, हरित हाइड्रोजन जो नीति है वो लागू की जा रही है, ठीक है, वो किसके किसके लिए की जा रही है? देखिए, मैंने आपको बताया था कि जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है वो अत्यधिक तेजी से हो रहा है, और हमारे
भारत ने प्रण लिया है कि कहीं ना कहीं हम जलवायु परिवर्तन को हमारे हमारी तरफ से हम बहुत कम करेंगे, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि हमारी तरफ से जैसे कार्बन ज़्यादा मुक्त ना हो, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मुक्त ना हो, जिससे जलवायु परिवर्तन अत्यधिक तेजी से हो। तो कहीं ना कहीं हर राज्य उस पर प्रयास कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश राज्य ने कौन सी स्कीम निकाली है? हरित हाइड्रोजन नीति, ठीक है। क्या है? हरित हाइड्रोजन नीति, ठीक है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये कहीं ना कहीं जीवाश्म ईंधन का एक विकल्प है। जीवाश्म ईंधन क्या है? जैसे पेट्रोल, डीजल, इन सब को हम हटा के कहीं ना कहीं हम हाइड्रोजन पर स्किप कर रहे हैं, हाइड्रोजन को हम ले रहे हैं, ठीक है। तो इसकी क्या नीति लगाई है? हरित हाइड्रोजन नीति, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू की है। चलिए, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसे बिहार राज्य के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। त्रिपुरारी शरण, सी एस राजन, राहुल मित्तल, इनमें से कोई नहीं। बताइए, बिहार राज्य का जो मुख्य सूचना आयुक्त है वो आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? मुख्य सूचना आयुक्त जो अधिकारी होता है वो बताइए वो कौन बना है बिहार राज्य का। इसके जो आंसर है वो है त्रिपुरारी शरण। क्या नाम है? त्रिपुरारी शरण, ठीक है। त्रिपुरारी शरण। बिहार के जो राज्यपाल हैं उनका नाम क्या है? राजेंद्र विश्वनाथ। क्या नाम है? राजेंद्र विश्वनाथ। विश्वनाथ, क्या नाम है? राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर। आलेंकर, ठीक है। राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर, इन्होंने जो है राज्यपाल, बिहार के जो राज्यपाल हैं उन्होंने त्रिपुरारी शरण जो है उनको सूचना अधिकारी बनाया है, मुख्य सूचना अधिकारी बनाया है। किसको बनाया है? त्रिपुरारी शरण को। चलिए अगली तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसे मुंबई मैराथन के लिए अंतरराष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। शकीरा, केटी मून, एंजिलिया जोली, इनमें से कोई नहीं। बताइए, क्या पूछा जा रहा है आपसे कि जो मुंबई मैराथन होने वाला है 21 जनवरी को, ये कब होगा? 21 जनवरी, ठीक है। ये 21 जनवरी को ये मैराथन होने वाला है और ये कौन सा संस्करण होगा? 19वां संस्करण, ठीक है। इसमें लिख नहीं रहा है, आप लिख लीजिए संस्करण। ये 19वां संस्करण होगा, मुंबई में होगा और 21 जनवरी को होगा, ठीक है। तो के लिए अंतरराष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर, एम्बेसडर जो बनाया है इवेंट का, यानी जो कार्यक्रम का एम्बेसडर बनाया है वो किसको बनाया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर है वो केटी मून। किसको बनाया गया है? केटी मून को ये इसका एम्बेसडर बनाया गया है। देखिए केटी मून कौन है भाई? केटी मून जो है, लिख ली, हालांकि ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। पॉल वॉल्ट जो विश्व चैंपियन होता है, पॉल वॉल्ट लिख लीजिए, देखिए लीजिए, पॉल वॉल्ट विश्व चैंपियनशिप, विश्व विश्व चैंपियनशिप, ठीक है, विश्व चैंपियनशिप। और किसमें? 2020 का ओलंपिक, ठीक है। 2020 का जो ओलंपिक है, ओलंपिक जो 2020 का जो ओलंपिक है उसमें स्वर्ण पदक जीता था, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। किसने? केटी मून ने, ठीक है। और ये जो पॉल वॉल्ट विश्व चैंपियनशिप है ये 2 बार जीत ली हैं, ठीक है। 2 बार विजयी हो चुकी हैं इसमें। पॉल वॉल्ट विश्व चैंपियन क्या है? पॉल वॉल्ट जो विश्व चैंपियन, देखिए आप गूगल पे सर्च करेंगे तो एक वो डंडा पकड़ते हैं हाथ में और उसकी सहायता से, एक वो रबड़ जैसा, पता नहीं वो काय का होता है, वो स्पंज टाइप का होता है, बहुत बड़ा डंडा होता है, उसकी सहायता से बहुत दूर से आते हैं, उसकी सहायता से उस तरफ छलांग मारते हैं, ठीक है, आपने देखा हो। तो वो उसको 2 बार जीत लिया है। और 2020 का जो ओलंपिक है उसमें स्वर्ण पदक प्राप्त कर चुकी हैं। क्या नाम है? केटी मून, ठीक है। उनको हमने मुंबई मैराथन के लिए अंतरराष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर चुना है, ठीक है। और मुंबई मैराथन जो है वो 21 जनवरी को होगा, ये 19वां संस्करण है, ठीक है। और बहुत सारे हर देश के लोग आएंगे इसमें, 2021 में हर देश के लोग इसमें आमंत्रित होंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। ये बोलते अभी वो पढ़ा ही रही हैं, बोल दे, ठीक है। चलिए ये अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में पारदर्शी
पीएसयू भर्ती के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बोर्ड का अनावरण किया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, उड़ीसा, केरल, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। देखिए क्या पूछा जा रहा है, पारदर्शी पीएसयू भर्ती, पारदर्शी पीएसयू भर्ती के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बोर्ड का अनावरण किया है। मतलब जो भर्ती है वो निष्पक्ष हो सके, ठीक है, जिसमें कोई मतलब ऐसा ना हो कि मतलब भ्रष्टाचार के सहायता हो रही है, बिल्कुल जो योग्य है वही व्यक्ति आगे जा सके। इसके लिए कोई एक सरकार है जो आपके सामने लिख रही, वो आपको बताना है कि उस सरकार ने एक बोर्ड अलग से ही गठित कर दिया है कि भाई अब ये देखेगी कि मतलब जो परीक्षा हो या मतलब जो भर्ती हो वो निष्पक्ष तरीके से हो सके, ठीक है। पीएसयू भर्ती जो है ये जो भर्ती है ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बीच में होती है, ठीक है, कोई कहीं पे भी हो सकती है, ये भर्ती की पारदर्शिता को दर्शाएगी। तो कौन सा बोर्ड जो है किस राज्य ने किया है, केरल राज्य ने, ठीक है, केरल राज्य ने इसका किया है, केरल राज्य ने इसका एक बोर्ड तैयार कर दिया है कि अलग से एक बोर्ड तैयार कर दिया है कि अब भर्ती जो होगी वो निष्पक्ष तरीके से की जाएगी और जो बोर्ड है वो उसकी निगरानी करेगा। देखिए बोर्ड का नाम देखिए, बोर्ड का नाम क्या रख लिया, केरल सार्वजनिक उद्यम बोर्ड, क्या नाम रख दिया, केरल सार्वजनिक उद्यम बोर्ड, ठीक है। और जो पीएसयू है ना, ये सार्वजनिक भर्ती है, मतलब सभी के लिए ये भर्ती होती है, तो उसका नाम क्या रख दिया, केरल सार्वजनिक उद्यम बोर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसने एडमिरल एपोलेट्स के नए डिजाइन का अनावरण किया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर आप पहले पढ़े होंगे तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगी, आप पहले करंट अफेयर पढ़े होंगे या फिर जो लूसेंट का, देखिए बहुत दिनों से क्या लूसेंट का भी वो मैं पढ़ा ही नहीं पा रही हूँ, तो आप निश्चिंत रहें, मैं वो विविध मैं कंप्लीट कराऊंगी, ये मेरा वादा था तो मैं उसको कंप्लीट करूंगी, ठीक है। तो मैं सोमवार से उसको कंप्लीट करूंगी, ठीक है, स्टार्ट करूंगी, तो बकायदा आपको विविध पूरी मिलेगी, ठीक है। कुछ समय के लिए मैं नहीं कर पा रही थी तो उसके लिए खेद है मुझे, तो सोमवार से मैं उसको रिस्टार्ट करूंगी। चलिए तो क्या एडमिरल, इसको अगर आप समझ पढ़ के ही समझ रहे होंगे कि इसका जो आंसर है वो है नौसेना। नौसेना जो भारतीय नौसेना है उसमें जो यान है, ठीक है, जो यान है उनका जो है डिजाइन बिल्कुल नया तय किया जा रहा है, दूसरा डिजाइन बनाया जा रहा है, जो डिजाइन है उसको परिवर्तित किया जा रहा है, ठीक है, और उसको अच्छा डिजाइन दिया जा रहा है, ठीक है, नई डिजाइन का अनावरण किया जा रहा है, ये आपसे पूछा गया है। तो कहाँ पर, कौन सी सेना में, भारतीय नौसेना में, ठीक है, नए नए डिजाइनों का अनावरण किया जा रहा है। और इस जो नौसेना में जो रैंक दी जाती है, किसी व्यक्ति को रैंक दी जाती है, यानों को रैंक दी जाती है, उन रैंकों के जो नाम होते हैं उनको भी परिवर्तित किया जा रहा है, ठीक है, उन रैंकों को परिवर्तित किया जा रहा है, उनके नामों को परिवर्तित किया जा रहा है। ये दो घोषणा किसने की, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ये घोषणा की कि जो रैंक है उनके नाम को भी परिवर्तित किया जाएगा और जो है इनकी डिजाइन जो है यानों की, वो डिजाइन में भी परिवर्तन होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कौन सा राज्य भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में उभरा है? इसके ऑप्शंस आपके सामने है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। बताइए क्या पूछा जा रहा है, भारत का पेट्रो राजधानी, भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में कौन सा राज्य उभरा है? इसका जो आंसर है वो है गुजरात। क्या है इसका आंसर, गुजरात। गुजरात जो है वो पेट्रो राजधानी के रूप में उभरा है। देखिए गुजरात में जामनगर, क्या नाम है, जामनगर, जामनगर, ठीक है, जामनगर जो है गुजरात में, वहां पर जो है तेल की सबसे बड़ी, विश्व की, ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी, सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कहाँ है, जामनगर। जामनगर कहाँ है, गुजरात में, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी, विशेष याद रखें, दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी जो है वो सबसे बड़ी कहाँ है, जामनगर में, और जामनगर कहाँ है, गुजरात में, ठीक है। और एक और क्या, भरूच, क्या नाम है, भरूच, गुजरात का एक जिला है भरूच, भरूच का ही एक शहर है, क्या नाम है, दहेज, क्या नाम है, दहेज, क्या नाम है, दहेज। वहां पर पेट्रो केमिकल, पेट्रोकेमिकल जो है, पेट्रोकेमिकल वहां पर अच्छी खासी मात्रा में उत्पादित होगा, ठीक है, पेट्रोकेमिकल जो है वहां पर है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कहाँ पर, भरूच, भरूच की कहाँ पर, दहेज, ठीक है।
दहेज, पेट्रोकेमिकल उत्पादित है वहाँ पर, या मतलब वहाँ पर मिलता है। तो जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। तो दो चीजें हमको मिल गई, इस कारण से हम भारत की पेट्रो राजधानी किसको बोलेंगे? गुजरात को। ठीक है, ये बहुत विशेष याद रखें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, विशेष याद रखें इसको आप। एक ये जामनगर का भी आप नाम याद रखें, और भरूच। ठीक है, चलिए, और याद रखें ये किससे संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में 8 पूर्व नौसैनिकों की मौत की सजा को रोक दिया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। सऊदी अरब, यूएई, फ्रांस, कतर। इसका जो आंसर है वो है कतर। इसका क्या आंसर है? कतर। 8 पूर्व नौसैनिकों, जो नौसैनिक थे, उनको सजा दी गई थी। ठीक है, मौत की सजा दी गई थी, पर उसको जो कहाँ पे? कतर में दी गई थी। कतर में अब उन जो सजा दी गई थी, पर उसको अभी रद्द कर दिया है। अभी उसको मतलब अभी रोक दिया है, मतलब रोक दिया है वो किसके कहने पर? भारत के कहने पर रोक दिया है। पर इनको नौसैनिकों, जो सैनिक थे, जो 8 नौसैनिक थे, इनको क्यों सजा दी गई थी? इसलिए सजा दी गई थी कि इन पर जासूसी का आरोप था। ठीक है, इन पर जासूसी का आरोप तथा ये गुप्त रूप से जासूसी कर रहे थे, इसलिए मतलब इन पर शंका जताई गई थी कि ये जासूसी करते हैं, इसलिए इनको सजा दी गई थी। पर अभी इस सजा को रोक दिया है किस देश ने? कतर ने। ठीक है, भारत के कहने पर। चलिए, और भारत ही उस पर जांच करेगा, देखेगा कैसा क्या हो रहा है। ठीक है, भारत इस पर देख रहा है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसने मिस महाराष्ट्र 2023 का खिताब जीता है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। खुशी पटेल, सालिगा भटनागर, केतकी राउत, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या है? क्या पूछा है? मिस महाराष्ट्र 2023 का खिताब किसने जीता है? इसका जो आंसर है केतकी राउत। क्या है? केतकी राउत ने क्या जीता है? मिस महाराष्ट्र 2023 का खिताब। विशेष याद रखें, मिस महाराष्ट्र 2023 का खिताब जीता है। और ये जो है सालिगा जो भटनागर है, इन्होंने मासेज महाराष्ट्र जो है, मासेल महाराष्ट्र 2023 का खिताब जीता है। देखिए इसमें देख लीजिए, कोई इशू नहीं है इसको आप याद करें, पर फिर भी एक बार देख लीजिए किसने? सालिगा। उसके साथ बता दे रही, देखिए महाराष्ट्र जो मिस महाराष्ट्र 2023, उसका खिताब तो केतकी राउत ने जीता है, पर जो सालिगा भटनागर थी, उन्होंने कौन सा मिसेज महाराष्ट्र 2023 का खिताब भी जीता है। और उन्होंने एक और ब्यूटी विथ पर्पस पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार जीता है? ब्यूटी विथ पर्पस जो पुरस्कार है वो किसने जीता है? सालिका। और मिसेल महाराष्ट्र 2023 वो किसने भी जीता है? सालिना। दो पुरस्कार जीते हैं। और मिस महाराष्ट्र 2023 का खिताब, मेन खिताब जो है, वो किसके हाथ में आया है? केतकी राउत। क्या है? केतकी राउत। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन था। अब जो कल का क्विज था उसका आंसर देख लेते हैं। देखिए जो आंसर है, देख मैंने पूछा था कि इंटरपोल जो महासभा हुई है 91 भी, वो कहाँ पर आयोजित हुई है? ये इतना मत पढ़िए, कोई इशू नहीं उसका। क्या है? ऑस्ट्रिया। ठीक है, क्या है? ऑस्ट्रिया। इसका क्या आंसर है? कौन से देश में? ऑस्ट्रिया में। ये जो इंटरपोल जो 91 भी इंटरपोल जो महासभा हुई है, वो कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया में हुई है। चलिए आज के क्विज की तरफ बढ़ते हैं। आज का क्विज क्या है? प्रोजेक्ट लायन के तहत किस वन्य जीव अभयारण्य में एशियाई शेरों को बसाया जाएगा? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्विज का आंसर तभी आप देंगे। कुछ लोग तो जो है वो परमानेंट देते ही हैं। चलिए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आंसर देते हैं। और देखिए मैंने कल क्या बोला था, आपसे कुछ लोगों ने दिया भी है, उसका आंसर सबने बताया है कि देखिए जो लोग साथ में चलेंगे उनका ही फायदा होगा। ठीक है, बोलते ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बस वैसे ही बात आप बस जैसे मैंने कल आपसे बोला था कि मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के और राजस्थान के तीनों की राजधानी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को लिखने को बोला था कोई उसमें नीचे कमेंट में। कुछ लोगों ने तो लिखा है, हालांकि कुछ लोगों ने याद भी कर लिया। और देखो उन लोगों को तीन तीन जो राज्य हैं उसके राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राजधानी तीनों याद हो गई। अब देखिए जो पिछड़ते जाएंगे, जो नहीं सुनेंगे वो पिछड़ते ही जाएंगे। ठीक है, नहीं है तो नहीं याद। चलिए कि जिसने भी बताया है, जिसको याद हो गए हैं, भले जिसने कमेंट नहीं किया उसको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपको याद हो गए। चलिए तो हमने पहले क्या बोला था? मध्य प्रदेश देख लेते हैं। जो मैंने बोला था, मध्य प्रदेश के जो राजधानी वो क्या है? भोपाल। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव। और जो हमारे राज्यपाल हैं, मंगू भाई छगन भाई पटेल। ठीक है, चलिए अब राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है। और उसके जो मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा जी हैं। और जो राज्यपाल हैं उनका नाम क्या है? कलराज मिश्र। क्या नाम है? कलराज मिश्र। क्या नाम है? कलराज मिश्र। चलिए
और देखिए अब दूसरे छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो रायपुर है। क्या नाम है छत्तीसगढ़ की राजधानी का? रायपुर। और उसके जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साहा। क्या नाम है? विष्णुदेव साहा। और राज्यपाल का क्या नाम है? विश्वाभूषण। ठीक है, विश्वाभूषण। क्या नाम है? विश्वाभूषण। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की बात बता रही हूँ, विश्वाभूषण। ठीक है, ये तो हमने तीनों राज्य कर लिए। अब 3 राज्य और कल के लिए मैं दे देती हूँ, जो जिसको याद करना है वो याद कर ले, और जो लोग याद कर लेते हैं वो कमेंट में भी लिख दें। ठीक है, चलिए तो हमने 3 राज्य कंप्लीट कर लिए। अब 3 और बोल देती हूँ। जैसे एक उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया और गुजरात हो गया। ठीक है, इन तीनों का आप किसका? महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश, इन तीनों के वो राजधानी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। ठीक है, तीनों आप कमेंट में लिखेंगे जिससे हमको याद हो जाएंगे। चलिए इसी के साथ फिर मैं विदाई लेती हूँ। राधे राधे।